Hello everyone, my name is Amit Mandloi and welcome to online platform of Rouse Academy. Let's begin with today's daily news review. आज का पहला आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसमें तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अपील अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट. गवर्नर ऑफ द स्टेट इज Tamilisai Soundarajan and SC Supreme Court has agreed to hear the appeals. Basically, Telangana state legislature has passed certain bills which are still pending at the desk of the governor. राज्य की विधान सभा ने कुछ बिल्स पास किए हैं जिसको गवर्नर का एसेंट, गवर्नर का मंजूरी नहीं मिला है, और इनमें से कुछ बिल्स ऐसे हैं जो कि सितंबर 2022 से आज तक पेंडिंग है. So this is termed as constitutional impasse which has been created in the state because the governor has refused on acting on several bills passed by the state legislature. ऐसा क्यों होता है कि राज्य की सरकार के द्वारा, राज्य की विधान सभा के द्वारा जो बिल पारित किए जाते हैं उसको गवर्नर की मंजूरी नहीं मिल पाती? ऐसा इसलिए होता है जब केंद्र और राज्य में दो अलग अलग दल की सरकारें हो. सामान्यतः इसी वजह से होता है क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, और साथ ही साथ गवर्नर जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं. मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक गवर्नर रहेंगे, जब प्रेसिडेंट ना चाहे तब तक रहेंगे. और प्रेसिडेंट के चाहने ना चाहने से नहीं होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के चाहने ना चाहने से होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर चाहे कि किसी स्टेट का गवर्नर बदलना है तो दे कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू चेंज द गवर्नर. ठीक है, ट्रांसफर करना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो वो भी कर सकते हैं. तो सारे पावर्स जो है कुल मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो उस पार्टी से होते हैं जो कि केंद्र में बहुमत में होती है. जब गवर्नर उस पार्टी से है जो केंद्र में बहुमत वाली है और राज्य में उस पार्टी की सरकार है जिनकी केंद्र की पार्टी से बिल्कुल नहीं बनती, तो गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर की या स्टेट गवर्नमेंट की भी नहीं बनती. आपने आए दिनों देखा होगा कि दिल्ली की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में आपस में टसल होती रहती है. आए दिन देखा होगा कि कहीं पर जैसे राजस्थान की सरकार है जहां पे कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपस में नहीं पड़ती, पॉलिटिकल राइवल्स हैं. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन पॉलिटिकल राइवल्स है, इसलिए वहां पर भी कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं. कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि सेंटर में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है उसी पॉलिटिकल पार्टी को भले ही वो माइनॉरिटी में हो लेजिस्लेचर में, लेकिन उसको इनवाइट कर लिया जाता है सरकार बनाने के लिए गवर्नर के द्वारा. तो ऐसे कुछ प्रेसिंग मुद्दे हैं जैसे एलिगेशंस गवर्नर के ऊपर लगाए जाते हैं. ये डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं गवर्नर के, जो कि उनको आर्टिकल नंबर 163 के अंतर्गत प्राप्त हैं. इस वजह से कई बार जब डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर ऐसे स्टेप्स लेते हैं तो दे आर सीन एज बायस्ड टुवर्ड्स द नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बायस देखते हैं क्योंकि उनके ही तौर पर काम करते हैं, उनके एजेंट के तौर पर काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है. यहां पर भी सेम हो रहा है कि राज्य में किसी और दल की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इस वजह से इस तरह का स्टेप यहां पर देखने को, माहौल इस तरह का देखने को मिल रहा है. आइए हम इसमें समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली क्या क्या मामले इसके अंदर हो सकते हैं, क्या क्या पेच हो सकते हैं. जब भी गवर्नर के पास में कोई बिल आता है राज्य विधानसभा से पास करके, तो गवर्नर के पास उस बिल से संबंध में कुछ स्टेप्स लेने के लिए होते हैं. संविधान का आर्टिकल 200 which is related to bills passed by state legislature, where state legislature includes of two houses, assembly as well as council. तो दोनों के द्वारा जब पास होकर गवर्नर के पास जाएगा तो गवर्नर हैज बीन गिवन सर्टेन ऑप्शंस, और वो ऑप्शंस आर्टिकल 200 देता है. सिमिलर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल विद प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 111. क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहला ऑप्शन तो होता है कि गवर्नर उनको एसेंट दे दे, बिल को मंजूरी दे दे. सेकंड ऑप्शन इज ही कैन विथहोल्ड द एसेंट, एसेंट ना दे, मना कर दे. दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वीटो. वीटो पावर्स आपने पढ़ रखे होंगे, तो दिस इज एब्सोल्यूट वीटो. थर्ड ऑप्शन इज व्हाट इज अवेलेबल इज ही कैन send it again for reconsideration.
रिकंसिडरेशन ऑफ whom? लेजिस्लेचर कैन रिकंसिडर द बिल, ठीक है। और अगर लेजिस्लेचर रिकंसिडर करते हुए अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के साथ फिर से गवर्नर के सामने वो बिल दे दे, देन गवर्नर इज बाउंड टू पास द बिल और गिव असेंट टू द बिल। फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल ओनली टू गवर्नर नॉट टू प्रेसिडेंट इज ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स रिव्यू। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं बिल को, एक्सेप्ट सर्टन बिल्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व इस बिल को किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन उनके पास रहते हैं। पांचवा ऑप्शन जो कि मेंशन्ड नहीं है लेकिन मिल जाता है, बिकॉज देयर इज सर्टेन लूप होल इन दैट आर्टिकल, बोथ द आर्टिकल्स, आर्टिकल 111 एंड आर्टिकल 200, कि देयर इज नो टाइम लिमिट डिस्क्राइब्ड। गवर्नर के लिए भी कोई टाइम लिमिट का बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम लिमिट में स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किए हुए बिल को आपको असेंट देना ही पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिसीजन मतलब कुछ भी देना पड़ेगा, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। ना ही प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन है टाइम का कि कितने समय में वो बिल के ऊपर, पार्लियामेंट के द्वारा पारित बिल के ऊपर कुछ एक्शन लेंगे, तो ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। इस वजह से कई बार क्या होता है कि एक नई टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है, दैट इज नोन एज पॉकेट वीटो। सिर्फ विथहोल्ड करके अपने पास रख लिया, मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया, ना ही रिजेक्ट किया बिल को, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, अमेंडमेंट के लिए भेजा, ना ही रिजर्व किया प्रेसिडेंट के लिए, सिर्फ शांत रख के बैठ गए। इन एक्शन, पैसिविज्म मेंटेन करके रखना कि कुछ हुआ ही नहीं है, बिल पास होकर के आया, इट इज लाइंग ऑन द डेस्क, नो एक्शन हैज बीन टेकन, दैट इज नोन एज पॉकेट वीटो। और कितने समय तक रख सकते हैं? जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। पॉकेट वीटो में तब तक चाहें जब तक रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। केंद्र का अगर मामला हो कि केंद्र में पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए हुए बिल को प्रेसिडेंट असेंट नहीं दे रहे हो, तो वहां पर प्रेसिडेंट के लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इंपीचमेंट मोशन केंद्र की सरकार इनिशिएट कर सकती है, लोकसभा में कर सकती है कि बिल आप पारित नहीं कर रहे, मतलब हम दोनों की आपस में नहीं पट रही, आपको हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। लेकिन गवर्नर के केस में वो ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि गवर्नर क्योंकि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये मामला यहां पर नहीं चलता, इसलिए गवर्नर नहीं दबते, ठीक है। गवर्नर राज्य की सरकार से या राज्य की विधानसभा से नहीं दबते। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पद रखे गए हैं, इनको आपस में सरकार के साथ और गवर्नर दोनों को आपस में सामंजस्य बिठा करके एक कॉरपोरेशन बना करके कोऑपरेटिव तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि राज्य के लोगों का, जनता के हितों का नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। दोनों ही पार्टीज, सेंट्रल पार्टी जिनकी गवर्नमेंट सेंट्रल स्तर पर है और जिनकी गवर्नमेंट स्टेट स्तर पर, दोनों ही अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर तटस्थ रहते हैं, झुकने को तैयार नहीं होते, और इसी कारण से टसल बढ़ता रहता है और नुकसान जनता का होता है, ठीक है। एक आर्टिकल हमको और डिस्कस करना चाहिए इसके साथ में, दैट इज आर्टिकल नंबर 163। जैसे आर्टिकल नंबर 75 और 74 है, जो कि कहते हैं कि प्रेसिडेंट शुड एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वैसे ही आर्टिकल 163 है जो कि कहता है कि गवर्नर को राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर या उनके एड एंड एडवाइस पर कार्य करना। बट देयर आर सर्टेन मैटर्स वेयर गवर्नर हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स, और इन डिस्क्रिशनरी पावर्स के होने की वजह से कई बार और टसल के मुद्दे बढ़ते हैं। जैसे कि गवर्नर उस पार्टी के नेता को बुला ले सरकार बनाने के लिए जिसका बहुमत ना हो। हंग पार्लियामेंट की कंडीशन में ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी एक सरकार, एक पार्टी के पास में बहुमत ना हो, तो जो छोटी पार्टीज हैं उनको भी गवर्नर बुला लेते हैं सीएम पद के लिए। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है, ठीक है। ये एलिगेशंस भी गवर्नर पर लगते आए हैं कि दिस शोज हिज बायसनेस टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे आयोग बने हैं जिन्होंने गवर्नर के रिफॉर्म्स पर टिप्पणी की है, बात की है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा खास सुधार हमको देखने को नहीं मिले। तो ये पूरा मामला जो है आर्टिकल 200, आर्टिकल 163 के आसपास का है। ये जजमेंट जब आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो दिस विल
अगेन ओपन अप अ न्यू एरा कि अगर कुछ पॉजिटिव जजमेंट आता है अपील के बाद में, हो सकता है कि पॉकेट वीटो जो कि वास्तविकता में यहाँ यूज किया जा रहा है कि नॉट असेंटिंग द बिल एंड नॉट इवन रिजेक्टिंग द बिल, तो उस केस में जो क्राइटेरिया है, टाइम बाउंडेशन का क्राइटेरिया है, हो सकता है कि उसको भी पिक्चर में लेकर के आया जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्णय दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू ओबीसी पैनल। ओबीसी पैनल अंडर जस्टिस रोहिणी, जी रोहिणी, जस्टिस जी रोहिणी पैनल, कमीशन भी बोलते हैं इसको। प्रेसिडेंट ने अपने शक्तियों का 340 आर्टिकल 340 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक कमीशन बनाया फॉर रिव्यूइंग द स्टेटस कंडीशंस फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जस्टिस जी रोहिणी जी की अध्यक्षता में। कब बनाया गया? 2017 में। इनिशियली द कमीशन वॉज गिवन 12 वीक्स टाइम, बट 14th एक्सटेंशन इसको दिया गया हाल ही में जनवरी में। अंटिल डेट द फाइनल रिपोर्ट हैज नॉट बीन सबमिटेड। कमीशन का मेन टास्क था तो थिंक ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ओबीसी के अदर बैकवर्ड कास्ट का फिर से सब कैटेगराइजेशन करना। सब कैटेगराइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि ओबीसीज कोई एक जाति नहीं है, बहुत सारी जातियों का ग्रुप है। लगभग 3000 कास्ट ग्रुप को ओबीसीज का दर्जा मिला हुआ। अब इन 3000 कास्ट ग्रुप में कुछ ओबीसी कास्ट ऐसी हैं जो कि डोमिनेंट है। गांव में कुछ पटेल ऐसे हैं जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो डोमिनेंट वर्ग के हैं। और कुछ ओबीसी ऐसे हैं जो वास्तविकता में सोशली एंड एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये जो डोमिनेंट ग्रुप है, द डोमिनेंट ग्रुप रीप्स आउट ऑल द बेनिफिट गिवन टू ओबीसी। इसलिए जो पेनिट्रेशन है बेनिफिट्स का, वो वास्तविकता में उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा जिनके लिए वो बेनिफिट्स हैं, जिनके लिए वो स्कीम्स लेकर के आई जा रही है। जैसे खासकर जब मामला आता है रिजर्वेशन का, 27% ऑफ ओबीसी का रिजर्वेशन है। मेन मुद्दा है कि इस रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तविकता में नीडी है। लेकिन बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट क्लास, ये सेंट्रल लेवल की बात चल रही है, स्टेट लेवल की नहीं है ना। सेंट्रल लेवल पर 27% जो रिजर्वेशन दिया गया है कुछ मामलों में, जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप है दैट टेक्स द बेनिफिट ऑफ इट। चलिए, जो ये कमिटी बनाई गई जस्टिस जी रोहिणी कमिटी ऑन सब कैटेगराइजेशन, इन्होंने इनिशियल फाइंडिंग्स में ओबीसीज को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करने की बात करी। और इन सब कैटेगरीज का काम क्या होगा? इन सब कैटेगरीज में बेसिकली डोमिनेंट को अलग, उसके थोड़े कम डोमिनेंट वालों को अलग, जो पिछड़े हैं उसमें भी उनको अलग, ठीक है, उनको कैटेगरी वाइज अलग अलग बांट दिया जाएगा। और रिजर्वेशन जो 27% मिला हुआ है उसको भी 2%, 6%, 9%, 10% ऐसे करके बांट दिया जाएगा अलग अलग लोगों को। तो इस तरह की टोटल बात की गई अभी तक। फाइनल रिपोर्ट की फाइंडिंग्स अभी तक आना बाकी है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट होना भी बाकी है। इसी बीच यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने जो ये कमिटी बनाई थी, ठीक है, प्रेसिडेंट ने इनको नियुक्त किया था, ठीक है, उनके ऊपर कुछ सवाल उठाए गए पार्लियामेंट के अंदर कि क्या सेंसस 2011 का डेटा जस्टिस रोहिणी कमेटी के पास उपलब्ध है। उसका जवाब देते कहा गया कि उपलब्ध नहीं है, बिकॉज आज तक कभी भी ऐसी रिक्वेस्ट रोहिणी कमीशन ने दी नहीं है मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया था, हमने देखा कि क्या है जस्टिस जी रोहिणी कमेटी। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। कमेंट आया है सुखदेव थोराट जी से, जो कि यूजीसी के फॉर्मर चेयरपर्सन है। इनका कहना है देयर हैज टू बी अ स्टडी ऑन सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन, लैंड होल्डिंग, पॉवर्टी एंड ऑल्सो ऑन लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय दिस कास्ट ग्रुप। विदाउट दिस
एनी वर्क वुड नॉट बी पॉसिबल। इनका कहना है कि एजुकेशन लेवल देखिए, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए, लैंड होल्डिंग देखिए, ठीक है, पॉवर्टी देखिए और डिस्क्रिमिनेशन देखिए अलग अलग कास्ट का। 3000 कास्ट है, इन सब कास्ट का अलग अलग लेवल पर इंडिकेटर्स के रूप में चार्ट बनाइए। चार्ट आउट करने के बाद इनको कैटेगरी में बांटिए। अगर बिना कोई चार्टिंग करके, बिना ये सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अकाउंट में लिए अगर आप चार्टिंग करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं तो वो कोई काम का नहीं होगा। Similar type of comment has also been given by Assistant Professor of JNU, Harish S. Wankhede. The importance of conducting a socio-economic census of OBC cannot be understated. Socio-economic census जो है OBCs के लिए जो किया जाना चाहिए उसको अंडरस्टेटेड नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने कमेंट किया। तो आइए, जस्टिस जी रोहिणी कमेटी जो है हमने वो देखा, इसके बारे में सवाल आपको प्रीलिम्स में और मेंस पे पूछा जा सकता है, या नहीं भी पूछा जाए तो इस कमीशन का नाम लेकर के आप कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में एड ऑन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड सेंटर्स पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन डिमांडिंग मोर मनी फ्रॉम यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड सुनते ही दिल दहल जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में, भोपाल सिटी में यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री की वजह से एक दिल दहलाने वाला, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, वो हुआ 2 और 3 दिसंबर, 2 दिसंबर की रात 3 दिसंबर को 1984 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी की पेस्टिसाइड फैक्ट्री, सब्सिडरी कंपनी थी, पेस्टिसाइड के प्लांट से एक गैस रिलीज हुआ जिसका नाम था मेथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मेथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। बाद में रिकॉर्ड बढ़ा करके लगभग 5200 प्लस कर दिया गया कि इतने लोगों की मृत्यु हुई। दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज नोन एज भोपाल गैस ट्रेजेडी। इंसिडेंट के बाद में यूसीसी के मालिक वॉरेन एंडरसन तो देश छोड़ करके इंडिया से भाग गए, और ऑपरेशन के ठीक बाद, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ठीक बाद एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फेथ, बचाव करने के लिए, उस जगह की सफाई करने के लिए, क्लीनिंग अप करने के लिए, ये सब चीजों के लिए। अब ये न्यूज में वापस क्यों आ गया, ये देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। जितने भी लोग अफेक्ट हुए थे इस इंसिडेंट में, राज्य सरकार ने उनके लिए कंपनसेशन रखा और उस कंपनसेशन को पे किया यूसीसी ने। 1989 में सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता में एक सेटलमेंट किया गया यूसीसी और गवर्नमेंट के बीच में, और वो सेटलमेंट था 470 मिलियन US$ का, लगभग उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 725 करोड़ का। ये पेनल्टी थी, कंपनसेशन था जो इनको पे करना पड़ा, और उससे सरकार ने जितने भी पीड़ित हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के, उनका मुआवजा दिया, कंपनसेशन किया। हाल ही में सेंटर ने एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है उसके बारे में आगे हम देखेंगे। डिमांडिंग की जो यूसीसी ने पहले कंपनसेशन भेजा है उसके ऊपर लगभग 7844 करोड़ 7844 करोड़ रुपए और कंपनसेशन के रूप में यूसीसी को, सरकार को पे करना चाहिए। आधार क्या बनाया कि जब कंपनसेशन पे किया गया था तब सिर्फ 3000 लोगों की मृत्यु थी, लेकिन बस बिकॉज दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट, इवन टिल डेट बहुत सारे पीड़ित जो हैं वो देखने को मिलते हैं और उनको नई नई तरह की बीमारी उसके कारण हो रही है। रिहैबिलिटेशन कैंप्स अभी तक भी चलते रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एनजीओज भी आज तक उस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स के लिए काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है और बाद में भी इसमें बहुत सारी डेथ्स हुई हैं 3000 के बाद में भी, तो सरकार का कहना है कि आज की तारीख में इतना अमाउंट और पे करना चाहिए एज कंपनसेशन। अब क्योंकि सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका था पहले,
तो सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता में हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर करी। क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है ऑन ग्राउंड सेइंग दैट कि कोई रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं हुआ, सीधे क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुआ है। सेकंड, बार बार ऐसा रीसेटलमेंट नहीं कर सकते क्योंकि जो सेटलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन थे उसमें सेटलमेंट को रीओपन करने का कोई क्लॉज नहीं था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्यूरेटिव पिटीशन को रद्द या डिसमिस कर दिया गया है। अब थोड़ा सा हमारे लिए जानने वाली बात इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में यह है कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है। क्यूरेटिव पिटीशन, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ही इज द फाइनल जस्टिस प्रोवाइडर, topmost body in the country to provide justice. Article 137 of Indian Constitution empowers the Supreme Court to review its own judgment. खुद का जजमेंट दोबारा रिव्यू करने के लिए अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत है। अब ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन करता है। रिव्यू पिटीशन किस लिए? ताकि खुद का जजमेंट फिर से रिव्यू कर सके। एक बार रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाए तो दूसरा पिटीशन लगाया जाता है, दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन, दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट। सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेने के लिए आखिरी हथियार है क्यूरेटिव पिटीशन। जब रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी जाए तो रिव्यू पिटीशन के बाद में जो क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जाता है उसका कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में। पहली बार ऐसा देखने को मिला, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। ये 2002 का केस था। इस समय पर क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। क्यूरेटिव पिटीशन इसलिए अलाउ की जाती है ताकि जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होने वाला है उसको अवॉइड किया जा सके, या प्रोसीजरल अब्यूज अगर कुछ हुआ है तो उसको अवॉइड किया जा सके, उसको सुधारा जा सके। इसलिए ये क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया। कहीं पे ऐसे एक्सप्लिसिटली क्यूरेटिव पिटीशन जैसा शब्द मेंशन नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार सुनने का। जब आर्टिकल 142 को इसके साथ पढ़ा जाए, जो कि सरकार का इस पर्टिकुलर केस में आर्ग्यूमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट शुड invoke article 142, that is a special power available with the court, discretionary power available with the supreme court, कि इस पावर को इस्तेमाल करते हुए वो कोई भी डिक्री, कोई भी लॉ, मतलब कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, इवन इफ इट इज अगेंस्ट द लॉ, इफ सरपासेस द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लॉ को अगर सरपास भी करे तो आर्टिकल 142 के अंतर्गत दिए गए डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिग्री, कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस केस में? इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीटिंग ऑफ जस्टिस, जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए, संपूर्ण न्याय देने के लिए ये आर्टिकल इन्वोक किया जाता है। सरकार का कहना यह था कि इस केस में जो सेटलमेंट हुआ 4 मई 1989 को, तो जो कंपनसेशन मिला दैट वाज नॉट सफिशिएंट एंड दैट इज नॉट जस्टिस। इसलिए टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट शुड इन्वोक आर्टिकल 142 इन दिस पर्टिकुलर केस एंड ऑर्डर फ्रेश कंपनसेशन फ्रॉम यूसीसी। यूसीसी अब इंडिविजुअल कंपनी जो पहले थी वॉरेन साहब की, अब वो उनकी नहीं रही, वॉरेन एंडरसन की नहीं रही। वॉरेन एंडरसन 2014 में शांत हो गए, खत्म हो गए। अब ये कंपनी जो है ये डाउ केमिकल्स ने खरीद ली है। अब क्योंकि थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, नई कंपनी ने इस कंपनी को, यूसीसी को एक सब्सिडरी के रूप में खरीद लिया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बार बार इसको रीओपन नहीं किया जा सकता, रिव्यू पिटीशन फाइल किए बिना क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया है, इसलिए हम इस प्ली को या इस क्यूरेटिव पिटीशन को डिसमिस करते हैं। खैर, क्यूरेटिव पिटीशन चर्चा में था, इसलिए हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउस पैनल ऑन ट्राइबल अफेयर्स apprehensive about PMPVTG outlay without population data। प्रधानमंत्री
particularly vulnerable tribal group development mission. Under the tagline reaching the last mile, reaching the last mile. The Union Finance Minister introduced the country with this program, Pradhan Mantri PVTG Development Mission, in the budget speech of 2023-24. 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को 15,000 का आउटले दिया गया 3 साल के लिए, 15,000 इन 3 years। और ये क्या काम आएगा, ये आउटले, और ये मिशन क्या काम करेगा? पीवीटीजी ग्रुप्स जहां रहते हैं वहां पर रोड, डिजिटल कनेक्टिविटी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल, सैनिटेशन फैसिलिटी, टॉयलेट्स वगैरह, सैनिटेशन फैसिलिटी एंड लाइवलीहुड, इवन सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ऐसा रोजगार, ऐसा जीवन व्यापन का साधन जो सस्टेनेबल हो। ठीक है, इन सब चीजों के लिए इस मिशन के अंतर्गत काम किया जाएगा और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का, 15,000 करोड़ रुपए का आउटले 3 साल के अंतर्गत रखा है। इसके लिए मिनिस्ट्री जो काम करेगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। अब जो ये करंट में न्यूज है, ये इससे संबंधित है कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज आस्क्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कि क्या आपके पास पीवीटीजी के पॉपुलेशन के डेटा हैं, अलग अलग स्टेट्स में स्टेट वाइज पॉपुलेशन कितनी है पीवीटीजी की, और यूटीज में कितनी पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की पॉपुलेशन है, क्या आपके पास आंकड़े हैं? तो सरकार ने बोला आंकड़े नहीं है, मिनिस्ट्री ने बोला आंकड़े नहीं है। तो इनका कहना है कि आंकड़े के एब्सेंस में अब किस तरीके से 15,000 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे और कैसे डेवलपमेंट कर देंगे। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि बजट में तो, बजट एस्टिमेट में तो आपको अलोकेशन मिला, लेकिन जब रिवाइज बजट एस्टिमेट आता है उस समय तक आपकी डिमांड्स कम हो जाती है और आउटले कम हो जाता है। स्कीम के लिए जो चीज मिलती है, पैसा मिलता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें देखने को मिली है। इसलिए हाउस पैनल ने बोला है कि आप त्वरित रूप से डेटा अवेलेबल करिए और कोशिश कीजिए कि बजट जितना अलोकेट किया जा रहा है उसको संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो पहली चीज तो हमको इस आर्टिकल में जानने लायक थी, पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन क्या है। दूसरी चीज जो इस आर्टिकल में हमारे लिए जानने के लिए है कि पीवीटीजी वास्तविकता में होते क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या है। आपने सुना है ऐसे लोग, ऐसे ट्राइब्स जो कि दूसरे ट्राइब से कहीं ज्यादा पिछड़े हों। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि ये पूरा ट्राइबल समुदाय है और ये इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर बाकी कुछ क्राइटेरिया हो, इनकम का क्राइटेरिया हो, कुछ लोग होंगे जो यहां होंगे इस क्राइटेरिया में, कुछ होंगे यहां होंगे और कुछ होंगे बिल्कुल यहां। तो जो सबसे पिछड़े हुए ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सबसे सेक्लूडेड ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको पीवीटीजी कहा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। वल्नरेबल मतलब दे आर मोर वल्नरेबल टुवर्ड्स इकोनॉमिक डिजास्टर्स, टुवर्ड्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, टुवर्ड्स सोसाइटल प्रॉब्लम्स, तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। पॉपुलेशन भी कम बची है, हेल्थ के इंडिकेटर्स भी बहुत खराब हैं, एजुकेशन के इंडिकेटर्स भी ठीक नहीं है। तो ये सब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं। ऐसा कैटेगराइजेशन सबसे पहली बार 1973 में किया गया। कुल मिलाकर के ये ट्राइबल ग्रुप्स का सब कैटेगराइजेशन है ये एसटी ही, शेड्यूल्ड ट्राइब की गिनती में ही आएंगे।
लेकिन ये इसका एक सब कैटेगराइजेशन है शेड्यूल ट्राइब का, जिनको हम बोलते हैं पीवीटीजी। 1973 में एक कमीशन बना था जिसका नाम था देवर कमीशन। इस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे प्रिमिटिव, नॉट पर्टिकुलर, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप करके इस नाम से एक सब कैटेगराइजेशन किया शेड्यूल ट्राइब का। 2006 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। कंट्री के अंदर टोटल 75 पीवीटीजीज हैं, 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। एमपी में भी हैं 3 पीवीटीजी हैं, सहरिया, भारिया, बैगा, ये 3 पीवीटीजी ग्रुप्स एमपी में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पीवीटीजी जो है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा इज द होम टू लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी ग्रुप्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जब इंप्लीमेंट होगा तो इससे बहुत सारे पीवीटीजी ग्रुप के मेंबर्स को हेल्प मिलने वाली है। पीवीटीजी के बारे में ये जानकारी आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ओडिशा में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में भी 3 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं जो आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। एक और फैक्चुअल नेचर का आर्टिकल देखिए, सुरेखा यादव जी जो कि एशिया की फर्स्ट वुमेन लोको पायलट है, फर्स्ट वुमेन लोको पायलट, इन्होंने एक और कीर्तिमान हासिल किया कि इन्होंने वंदे मातरम सेमी हाई स्पीड वंदे भारत अभियान एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसके पायलट के तौर पर भी काम किया। फर्स्ट वुमेन बन गई हैं इसके साथ, ये फर्स्ट वुमेन टू ऑपरेट द न्यूली इंट्रोड्यूस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। शिवाजी टर्मिनल और सोलापुर के बीच की दूरी में इन्होंने ये ट्रेन चलाई है और इसी के साथ ये पहली वुमेन बन गई है। ऑलरेडी सुरेखा यादव जी वॉज द फर्स्ट एशियन वुमेन लोको पायलट के तौर पर पहली नियुक्त होने वाली पहली एशियन महिला है। चलिए, फैक्चुअल नेचर की चीज थी, कभी कहीं पूछे जाए आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि क्या व्हाट्सएप यूके से एग्जिट कर सकता है। हाल ही में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने एक बिल पास किया जिसका नाम है ऑनलाइन सेफ्टी बिल। ऑनलाइन सेफ्टी बिल। इस बिल के अंदर एक क्लॉज है, क्लॉज 110, जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इस क्लॉज के अंतर्गत द बिल या यूके गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड कि जितने भी सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स हैं, व्हाट्सएप हो गया कम्युनिकेशन के लिए, दूसरे चैनल्स जो हो गए, मैसेजिंग एप्स हो गए, ठीक है, उन सबको एक चीज, 2 चीजें गारंटी करनी होगी। पहला कि अगर टेररिज्म संबंधित अगर कोई कंटेंट है, उनके प्लेटफॉर्म से टेररिज्म के संबंधित अगर कोई कंटेंट आ रहा है तो उसको भेजने से पहले हटा देना चाहिए। जैसे मैंने भेजा तो सामने वाले को मिले, उसके पहले इट शुड बी रिमूव्ड, इट कैन नॉट बी फॉरवर्डेड मोर, ताकि टेररिज्म रिलेटेड कंटेंट इज नॉट स्प्रेड इन द कंट्री। सेकंड, कंटेंट रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, ऐसा कोई भी कंटेंट जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज से संबंधित हो उसको भी फॉरवर्ड होने से पहले खत्म कर देना चाहिए। बिल के उद्देश्य ठीक है कि टेररिज्म जैसी चीजें, है ना, टेररिज्म से संबंधित कंटेंट या चाइल्ड सेक्स अब्यूज से संबंधित कंटेंट ऑनलाइन वायरल नहीं होना चाहिए। ये जैसे ही अपलोड हो वैसे ही, ठीक है, प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा उसमें लूप लगाना चाहिए, सॉफ्टवेयर में आपसे अपडेशन करना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसको पकड़ ले, स्कैन कर ले और हटा दे ऐसे कंटेंट।
अब समस्या कहाँ आती है, जब ये बात सुनते हैं तब तक ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन व्हाट्सएप की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जिसकी वर्णन इस आर्टिकल में किया हुआ है, इट वर्क्स ऑन एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन जब व्हाट्सएप चलाते हैं उसमें भी लिखा रहता है योर मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब जिसने भेजा वहां से इनक्रिप्ट हुआ और आप ही को मिलेगा और आप ही उसको पढ़ सकेंगे। आपके पास एक डिक्रिप्शन की होगी, वो की लगा करके ही मैसेज आपको ओपन होगा। जब तक वो डिक्रिप्ट नहीं होगा मैसेज, टिल देन इट इज जस्ट अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी डेसिफर्ड बाय एनीवन। तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं। अगर ये सिस्टम व्हाट्सएप को लागू करना है, इसका मतलब ये है कि सेंडर और रिसीवर, जो मैसेज सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में रहना चाहिए था, उसको सिस्टम जो है व्हाट्सएप का, वो सेंडर के एंड पर स्कैन करे। फॉर व्हाट स्कैन? किस चीज के लिए? स्कैन फॉर दीज कंटेंट्स। अगर ऐसा कोई कंटेंट पाया जाए तो उसको यहीं से नीचे बुला लिया जाए और आगे रिसीवर तक उसको नहीं जाने दिया जाए। ठीक है, जब रिसीवर तक पहुंचेगा ही नहीं तो काम खत्म, कंटेंट आगे बढ़ेगा नहीं। अब अगर मैसेज यहां पर स्कैन किया जा रहा है तो इससे कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर विषय सामने आते हैं, दैट इज व्हाट विल हैपन टू द प्राइवेसी। डेटा तो सारा पढ़ लिया जाएगा, प्राइवेसी के मुद्दे का क्या होगा? और ऐसे लिबरल डेमोक्रेसी, यूके जैसी लिबरल डेमोक्रेसी में ऐसा कानून आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां के लोग प्राइवेसी को लेकर के ज्यादा चिंतित है। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर लें आप, ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर ऑलरेडी कानून में है, प्राइवेसी को बड़ा महत्व देते हैं, और वहां पर इस प्राइवेसी का हनन अगर इस बिल के माध्यम से होगा तो फिर बात नहीं बन पाएगी, प्रोटेस्ट तो और क्रिटिसिज्म तो होंगे। तो मेन मुद्दा प्राइवेसी का एक आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर व्हाट्सएप इसको कंप्लाई नहीं करता है, व्हाट्सएप डज नॉट कंप्लाई, तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, या कोई भी सोशल मीडिया नहीं करता तो 18 मिलियन पाउंड की पेनल्टी है। 18 मिलियन पाउंड की पेनल्टी काफी बड़ी पेनल्टी है। ठीक है, या फिर 10% ऑफ द नेट प्रोसीड्स प्रॉफिट, 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय दैट प्लेटफॉर्म ग्लोबली, नॉट ओनली इन यूके, ग्लोबली जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसका 10% पेनल्टी के तौर पर भरना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रावधान है व्हाट्सएप ने। ठीक है, या फिर क्रिटिक्स ने एक और एग्जाम्पल भी कोट किया कि गूगल ने एक बार क्या किया कि अपन कोविड के समय पर जब सारी चीजें ऑनलाइन चल रही थी तो गूगल ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि दे विल स्कैन द सिस्टम्स। ठीक है, और उनके सिस्टम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे कंटेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से संबंधित कुछ कंटेंट उनको देखा गया, और वो वास्तविकता में कंटेंट क्या था उसको सुनेंगे तो आपको मजा। किसी पिता ने अपने बच्चे को कुछ इंटीमेट एरियाज में हो रही बीमारी की वजह से उसका वीडियो बनाया इंटीमेट एरिया को, और डॉक्टर को शेयर किया। अब अच्छे कॉज के लिए किया था, पिताजी ने किया था, कोई सेक्सुअल अब्यूज के लिए नहीं किया था, जस्ट फॉर द ट्रीटमेंट। पर कोविड के समय पर फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं था, दैट वाई ही फिल्म्ड इट एंड सेंट इट फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। इसको गूगल ने ऐसा समझा कि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज, और उस पिताजी के ऊपर केस हो गया। तो वो कितना भी इंटेलिजेंट सिस्टम बना ले, लेकिन फिर भी कहीं बार इमोशनल थिंकिंग की कैपेबिलिटी मशीन्स में नहीं होती। इसलिए सब जगह के मैसेजेस, हम कई बार मस्ती मजाक में भी दोस्तों के साथ ऐसी वार्तालाप कर लेते हैं जिससे हमको कोई ज्यादा इंटेंशन नहीं होता, इंटेंशनली वी डू नॉट मीन दैट, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन and amongst our own personal groups we have several kinds of chit chat. ठीक है, उसमें से अगर कुछ वाक्यात निकाल लिए जाएं और उसको आतंकवादी गतिविधियां जैसा माना जाए और उसको ब्रॉट डाउन कर लिए, हमारे ऊपर केस दर्ज कर दें, तो ये थोड़ा सा गलत मामला हो जाएगा। और मेन चीज तो जब हमारे सारे मैसेजेस स्कैन होके जाएंगे तो दैट इज अ ह्यूज इश्यू रिलेटेड टू प्राइवेसी। क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा मामला है? यस, इंडिया में भी कुछ ऐसे एक्ट हैं जो सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए बनाए गए हैं। एक रूल लेकर के आया गया था इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड
डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स थे, ये 2021 में आए थे। इन्होंने मैसेजेस को स्कैन करने को तो नहीं बोला, लेकिन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म के 5 मिलियन 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, ऐसे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को एक चीज का वादा करना पड़ेगा कि मैसेज जो बार बार फॉरवर्ड होके 10 जगह पर गया है, उसका ओरिजिनल सोर्स पता लगाया जा सके कि कहां से ओरिजिन हुआ है। द ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट और ओरिजिन ऑफ एनी मैसेज सेंट अक्रॉस द सोशल मीडिया शुड बी ट्रेसेबल। ठीक है, सिर्फ इतना सा कंडीशन दिया। अब इसके लिए स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं लगती, मैसेज स्कैन करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो भी मैसेज का ओरिजिनल सोर्स मांगेगी, किसने भेजा था, तो वो पता लगाया जा सकेगा। हर मैसेज को इसके लिए स्कैन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ वही मैसेज देखने पड़ेंगे जिसको गवर्नमेंट रेड लिस्ट करती है। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी प्राइवेसी और ऐसी चीजों का कंसर्न सामने नहीं आ रहा है। बैकलिस्ट, हाँ ये जरूर है कि कुछ मिनिमम केसेस में ऐसा बैकट्रैक है ना, ट्रेस कर सकती है। व्हाट्सएप के पास ये चीज है कि वो ट्रैक करके ये बता सकती है कि ओरिजिनल सोर्स इस पर्टिकुलर मैसेज का क्या था, फर्स्ट ओरिजिन कहां पे हुआ। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो स्कैनिंग तो करती है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। हमको समझने वाली बात यह है कि इंडिया में भी एक ऐसा रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जो इसके लिए एग्जिस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं जल्दी से। Why do landfills catch fire during summer? कोची में हाल ही में एक लैंडफिल में आग लग गई, जिसके कारण यह आर्टिकल आया है। देखिए, हिंदुस्तान में 95% ऑफ द वेस्ट इज कलेक्टेड। कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, जितना सिटीज प्रोड्यूस करती हैं उसका 95% वेस्ट इंडिया कलेक्ट करने लगा, और हाल ही के समय में तो ज्यादा कलेक्ट करने के लिए लगा है, स्वच्छ भारत मिशन और ऐसे मिशन के अंतर्गत। तो कलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो 95% जो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, क्या इसका प्रोसेसिंग किया जाता है सही तरीके से? वेस्ट प्रोसेसिंग नहीं है, खाली 40-45% का वेस्ट जो है वो प्रोसेस होता है, बाकी लैंडफिल्स में ऐसा के ऐसा चले जाता है। अब अगर जो वेस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें लगभग 60-65% जो है दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। 60-65% ऑफ द वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, 25% ऑफ द वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये एक एस्टिमेट है। और 51% इज इनर्ट, सिल्ट है, ठीक है, कुछ कंक्रीट आ गया, ऐसे कुछ चीजें, स्टोन आ गए, ये इनर्ट वेस्ट है, ना बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ना नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनर्ट बोल देते हैं उसको, किसी भी रिएक्शन से परे। तो इस तरह का कुछ कंपोजिशन रहता है। अब अगर कंपोजिशन समझ में आया हो तो मैं एक चीज समझाता हूं। अगर लैंडफिल में दो तरह का वेस्ट एक साथ चले गया हो, हमारे लिए मेजर कंसर्न दो चीज की है, एक है बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्योंकि जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, अगर लैंडफिल में उसको कुछ सॉइल से कवर कर दिया तो इट विल कंपोस्ट बनेगा। और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में, बायोडिग्रेडेशन की प्रक्रिया में टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, गैसेस रिलीज होंगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ये हो रहा है। और जब टेम्परेचर लगभग 70-80 डिग्री हो जाए, 70 डिग्री या 80 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो जाए, तो इसके साथ में एक और चीज बरी की गई है। वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में प्लास्टिक भी होता है, पेपर, इसके बाद आपका जो क्लॉथ्स हैं, ऐसी कुछ हाईली फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ऐसे प्लास्टिक्स, सॉफ्ट प्लास्टिक्स, ऐसी कुछ चीजें उसके साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टोर्ड है। और ये कंबाइंड में ही काम चल रहा है। एक चीज डिकम्पोज हो रही है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाएगा, बाहर में समर्स में ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अगर ये इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये जो फ्लेमेबल कंपोनेंट है इसमें आग लग जाएगी, और इसकी वजह से
लैंडफिल्स में आग लगती है। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? पहला तरीका, सिंपल तरीका, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कलेक्ट करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करें या सेग्रीगेट कर दें। जो बायोडिग्रेडेबल है उसके कंपोस्टिंग बना करके सॉइल जो है फार्मर को बेच दी जाए। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको सीमेंट इंडस्ट्रीज में या कहीं पर भी क्लिन्स में फ्यूल की तरह बर्न होने के लिए छोड़ दिया जाए। ये किया जा सकता है। सेकंड क्या किया जा सकता है? सेकंड ये किया जा सकता है कि जिस भी लैंडफिल में इसको कवर कर रहे हैं तो कंप्लीटली एक मोटी लेयर के साथ सॉइल का कैप ऊपर से लगाया जाए, साइंटिफिक तरीके से लैंडफिलिंग की जाए, और जो मीथेन गैस उससे रिलीज होगी बिकॉज ऑफ डीकम्पोजिशन, कंपोस्टिंग की वजह से जो मीथेन गैस रिलीज होगी, उस मीथेन गैस को साइंटिफिक तरीके से उसका जो एमिशन है उसको कंट्रोल करें, या एमिशन जो हो रहा है उसको बाहर करें वहां से, ताकि उसमें आग लगने की संभावनाएं जो है कम हो, टेम्परेचर इंक्रीज होने की संभावनाएं कम हो। तो कुछ इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। अगर ऐसी चीजें ना की तो फिर आग लगेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे लिए काम की चीज थी। बायोरेमिडिएशन, बायोरेमिडिएशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो लैंडफिल्स के अंदर हम चीजें डाल रहे हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से सड़ाया जाए, जिससे कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट से हमको छुटकारा मिल पाए। लैंडफिलिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स भी आए हैं सरकार के द्वारा 2016 में, जिसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, खैर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पार्ट पर अभी हम लैग कर रहे हैं। कलेक्शन के मामले में तो हम काफी आगे हो चुके हैं, इसलिए सिटी स्वच्छ तो दिखती है, लेकिन वो कलेक्ट होता जा रहा है, वेस्ट पाइल अप होते जा रहा है सिटी के बाहर, जिसके लिए सरकार को और प्रोएक्टिव कदम उठाने होंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आर्टिकल है ऑकुस, AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, इन दोनों के बीच में एक ट्राइलैटरल संगठन बना है। ठीक है, लगभग 18 मंथ्स के आसपास इस संगठन को हो गए हैं, ऑकुस के नाम से बना है। इस संगठन में जो अभी हाल में मीटिंग चल रही है उसमें क्या हुआ है, यूएसए has agreed to sell nuclear powered submarine। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। यूएस हैज एग्रीड टू सेल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया। पिक्चर कहां आ जाती है और क्यों हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है इसको पढ़ना। विश्व के 191 देशों ने एक ट्रीटी साइन करके रखी है जिसका नाम है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। 1968 में ये ट्रीटी साइन हुई, 1970 से फोर्स में आई, इनफोर्स्ड इन 1970। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, 191 मेंबर्स है, इंडिया मेंबर क्यों नहीं है वो भी डिस्कस करते हैं। इस ट्रीटी के हिसाब से 1967 के पहले जिसने भी न्यूक्लियर वेपन का अपना परीक्षण कर लिया है उन्हीं कंट्रीज को न्यूक्लियर कंट्रीज का दर्जा प्राप्त हुआ। मतलब दिस ट्रीटी कंसिडर्स ओनली 5 कंट्रीज एज न्यूक्लियर स्टेट्स, न्यूक्लियर कंट्रीज। ठीक है, और वो 5 कंट्रीज कौन सी है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। इन 5 कंट्री के अलावा सारी कंट्रीज जो हैं वो न्यूक्लियर स्टेट इसमें कंसिडर नहीं की जाएगी। और जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, NNWS, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध है कि वो इन फ्यूचर, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड, वो न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से डेवलपमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, कोई परीक्षण वरीक्षण बम जैसा, आइटम बम जैसा परीक्षण वो नहीं कर सकेंगे, जिन्होंने भी साइन कर दिए। इंडिया ने इसीलिए साइन नहीं किए कि ये सोवर्जिनिटी के खिलाफ है। इंदिरा गांधी मैडम के पास में बहुत बार प्रधानमंत्री जी के पास में प्रेशर आया कि आप एनपीटी को साइन करें। इंदिरा गांधी बीइंग द बोल्ड लेडी, उन्होंने बोला पहले मैं बम फोड़ूंगी, पहले मैं न्यूक्लियर कंट्री बनूंगी,
मतलब न्यूक्लियर कंट्री इंडिया को बनाऊंगी, उसके बाद एनपीटी साइन करूंगी, एग्री करते हो तो बात करें। इन्होंने बोला नहीं, जो 5 कंट्री पहले फोड़ चुकी है 1967 के पहले परीक्षण कर चुकी है, ठीक है, उन्हीं को न्यूक्लियर कंट्री का दर्जा मिलेगा, और आपको अगर इस ट्रीटी में आना है तो आपको हम न्यूक्लियर कंट्री का दर्जा नहीं देंगे। मतलब इन फ्यूचर ट्रीटी साइन करने के बाद इन फ्यूचर आपके हाथ कट जाएंगे कि आप कोई भी परीक्षण कर पाए, इसलिए मना कर दिया कि पहले हम बनेंगे, उसके बाद अगर एग्री करते हो तो साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और आज तक हमने साइन नहीं की। एनपीटी के अंतर्गत यह भी कहा गया, तो एक स्टेट अगर दूसरे, मतलब उसके एक मेंबर कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री को कोई भी न्यूक्लियर वॉर वेपन्स नहीं बेचेगी, खासकर उस कंडीशन में जिस कंडीशन में एक कंट्री न्यूक्लियर कंट्री है, दूसरी नहीं। अब ये जो ट्रीटी हुई है, इसमें चाइना ने एलिगेशन लगाया कि ये कहना कि पीसफुल पर्पस के लिए सिर्फ पावर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे रहे हैं, कोई भी हम ऐसी चीज नहीं दे रहे हैं कि वेपन्स दे दें, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देंगे। न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एनपीटी के खिलाफ है, ऐसा यूएस ने क्लियरली स्टेट किया है। लेकिन चाइना का कहना है कि दिस इज जस्ट अ डिसीविंग मैसेज, ऑस्ट्रेलिया को वो न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है दे दे, ठीक है। इसलिए एनपीटी के सारे मेंबर्स के साथ और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मेंबर्स के साथ बैठ करके इस चीज को डिस्कस करना चाहिए डील को, उसके बाद ही ये डील आगे बढ़नी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण डील है और यूएस के लिए भी महत्वपूर्ण डील है। यूएस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण डील है कि चाइना इज द मेन राइवल ऑफ यूएसए इन द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और एशियन कॉन्टिनेंट में जिस तरीके से चाइना अपना मिलिट्री एक्सपांशन कर रहा है, बेस का एक्सपांशन कर रहा है, नेवल बेस का एक्सपांशन कर रहा है, उस कंडीशन में अगर ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आती है तो इंडियन ओशन वाला जो रीजन है, उस साइड पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है, यहां पर चाइना का होल्ड, ये चाइना को काउंटर करने के लिए एक और फ्रेंड नेशन, यूएस फ्रेंड, एक और अलाई तैयार हो जाएगा यूके और यूएस के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रूप में उनको मिलेगा। तो ये कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की वार्तालाप है जो चलती रहती हैं। खैर, अगर एनपीटी के अंतर्गत रहते हुए अगर ये डील करनी है तो आईएईए को सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सारी चीजें बतानी पड़ेगी ट्रांसपेरेंसी रख करके कि हम सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे रहे हैं, कोई भी न्यूक्लियर वेपन इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही कोई ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हम करेंगे, और ना ही ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर में कोई परीक्षण या न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम इन टेक्नोलॉजीज की मदद से करेगा या इन फ्यूल्स की वजह से करेगा। तो ये सब चीजें पारदर्शिता करके उनको बात करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सऊदी ईरानियन नॉर्मलाइजेशन, कल भी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक पीस पैक्ट साइन हुआ है। वेस्ट एशिया हैज बीन होम टू वेरियस प्रॉक्सी वॉर्स, बहुत सारे वेस्टर्न पावर्स, बहुत सारे ईस्टर्न पावर्स के लिए वो एक वॉर जोन की तरह रहा और काफी समय तक अशांत रहा, क्योंकि वेस्ट एशिया एक रिच ऑयल रिच कंट्री है, क्रूड ऑयल का मेजर सोर्स है उस जगह पर। इस वजह से चाइना ने इसको ब्रोकर किया डील को, ताकि उस एरिया में पीस मेंटेन रहे। चाइना को पीस मेंटेन करा के क्या मिलेगा? चाइना को पीस मेंटेन करा के ये मिलेगा कि उस एरिया में अगर पीस रहेगा तो ऑयल के प्राइसेस कम रहेंगे और चाइना की इकोनॉमी और चाइना का जो एम्बिशन है एक्सपांड करने का, वो उसमें हेल्प मिलेगी। ऑयल के प्राइसेस कम होने की वजह से इंडिया को भी उसकी वजह से हेल्प मिलेगी, ठीक है। चाइना का एक इनिशिएटिव है वन रोड वन बेल्ट स्कीम, ठीक है। बीआरआई, बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कॉन्टिनेंटल राजमार्गों की वजह से एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने का एक लैंड रूट तैयार करने की बात चल रही है, जिसके लिए वेस्ट एशिया एक महत्वपूर्ण जगह उनके लिए हो जाती है। अब क्योंकि उन्होंने दोनों के बीच में समझौता कराया है, ठीक है, जब दोनों के बीच में समझौता कराया है तो इससे होगा ये कि वेस्ट एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा और उनके रिलेशंस ईरान से और सऊदी अरेबिया से दोनों से सुधरेंगे। और पीस अगर होगा उस रीजन में और चाइना का इंटरेस्ट अगर होगा, चाइना का डोमिनेंस वहां पे बढ़ता है, तो चाइना जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव को वो पूरा करने में काम कर पाएंगे।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इंडिया के लिए ये थोड़ा सा सेटबैक है, बिकॉज इंडिया और चाइना दोनों के बीच में टर्म्स काफी समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं। डोकलाम स्टैंड ऑफ की हम बात कर लें, ठीक है, एलएसी पे जो आपका लद्दाख वाला रीजन है, गलवान वैली वाला रीजन है, वहां पर आए दिन कहीं ना कहीं एलएसी के इधर उधर हलचल चलती रहती है। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा सा मामला अभी संकीर्ण है। ठीक है, तो इस वजह से अगर चाइना को वेस्ट एशिया में डिप्लोमेटिक जीत मिल रही है इस तरीके की, तो दैट इज अ सेटबैक फॉर इंडिया इन दैट एरिया। दो फायदा इसको हमको भी मिलेगा, ठीक है, बट इस नुकसान से ज्यादा नहीं। चाइना का होल्ड अगर वेस्ट एशिया में बढ़ता है तो इंडिया के लिए थोड़ा सा वीक पॉइंट रहेगा। वही इस आर्टिकल में इन डिटेल एट लेंथ डिस्कस किया है कि किस किस तरीके से चाइना अपने इस नए अप्रोच से बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, मेन अप्रोच तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है। ठीक है, सेकेंड क्रूड ऑयल का सस्ता दाम मिलेगा, है ना। उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज के साथ, इन मुस्लिम कंट्रीज के साथ थोड़ा सा संबंध में सुधार की वजह से वेस्ट एशिया में चाइना का डोमिनेंस बढ़ेगा, क्योंकि रशिया इज ऑलरेडी बिजी विद यूक्रेन वॉर और यूएसए का भी धीरे धीरे उस एरिया से विड्रॉल हो चुका है बहुत सारी कंट्री से। तो ऐसे केस में अगर चाइना उस जगह पर बैठता है तो चाइना विल बी एंजॉयिंग अ न्यू ग्लोबल पावर स्टेटस। तो ऐसा देखने को इससे मिलता है, प्रतीत होता है। नेक्स्ट चलते हैं। WPI इन्फ्लेशन ईजेस टू 3.85%, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हेल्प्स। ठीक है, WPI जो है वो कम हो चुका है और 3.85% की दर पर है। WPI क्या है? WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन का एक इंडिकेटर है। इट इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एनुअल मंथली पब्लिश होता है ये रिपोर्ट। बेस ईयर इसके लिए 2011-12 है। पहले बेस ईयर था 2004-5, 2017 में बेस ईयर चेंज करके 2011-12 कर दिया। स्टैटिक क्वेश्चन इस पार्ट से इकोनॉमी के प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। पहले WPI जो है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एंकर की तरह काम करता था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय WPI के इन्फ्लेशन को टारगेट करने का प्रयास करती थी। आफ्टर 2014 के बाद से CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज बिकम द एंकर रेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है CPI पर बेस्ड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस्ड ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। अब जब CPI की बात हो रही है तो CPI के बारे में कुछ चीजें हमको पता होना चाहिए। CPI 4 तरीके से होता है। एक तो CPI होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एक एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए CPI होता है, एक होता है रूरल लेबर्स के लिए, और एक CPI होता है CPI कंबाइंड, रूरल एंड अर्बन। रूरल एंड अर्बन के लिए कंबाइंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो 3 ऊपर के इंडिकेटर्स हैं CPI के, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर्स और रूरल लेबर्स के लिए, दैट इज पब्लिश्ड बाय लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। लेकिन जो चौथा वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि मेन है, इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने एंकर इन्फ्लेशन रेट के तौर पर काम करती है। इसको पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विच फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके लिए बेस ईयर CPI कैलकुलेशन के लिए होता है 2012। दोनों ही CPI एंड WPI as well as one more GDP deflator, all these three are indicators of inflation। ये हमको जानना चाहिए। करंट का CPI जो है, WPI जो है 3.85% है। साथ में एक और चीज आप जब इसको पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, फूड इंडेक्स
has eased to 2.76%. होलसेल प्राइस फूड इंडेक्स जो है ये 2017 से नया सीरीज में लागू किया गया, नया पब्लिकेशन, नया इश्यू आने लगा। होलसेल प्राइस फूड इंडेक्स जो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूसर प्राइस जो है, प्रोड्यूसर के लेवल पर जो प्राइसेस हैं उनमें प्राइस राइज को डिनोट करने का, मेजर करने का काम करता है। इट मेजर्स द प्राइस राइज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एट प्रोड्यूसर्स लेवल। ठीक है, तो ये कुछ इससे संबंधित डेटा और जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल विथ टुडेज न्यूज डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए बटन्स पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन फिर से मिलेंगे नए डिस्कशन के साथ, नए डेली न्यूज़ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।